इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आपने जबलपुर में ये जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद करने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, हर कोई सीए कर सकता है, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे मटेरियल्स, बहुत अच्छी समरीज़, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट सब कुछ लाया हुआ है। तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कहने का कि बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। इनफैक्ट बच्चों को ओवर थिंकिंग करने का समय मिल रहा है। मुझे अपनी सीए जर्नी जितनी याद है, मुझे इतना याद है कि थिंकिंग करने का ये बड़ा लिमिटेड समय होता था। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं या आपका ड्रीम है सीए स्टूडेंट बनना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हमारे साथ हैं सीए सुप्रीत अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर या हमें यहाँ बुलाने के लिए और इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आपने जबलपुर में ये जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद करने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, सीए बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए, और किस बच्चे को डिसाइड करना चाहिए कि उसको सीए करना ही चाहिए? देखिए सर, मैं इसका आंसर 2 पार्ट्स में देना चाहूँगा। सबसे पहला जो आंसर है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दे देता हूँ और दूसरा जो आंसर है वो अपना पर्सनल थॉट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अगर रूल्स और रेगुलेशंस की बात की जाए तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन-सा बच्चा सीए नहीं कर सकता है। चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, हर कोई सीए कर सकता है, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रूल्स की बात की जाए तो 10th पास होने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो सीए कोर्स में और 12th में अपीयर होने के बाद आप बढ़िया तरीके से सीए फाउंडेशन के पेपर्स भी दे सकते हो। इसके अलावा एक और एंट्री रूट दिया गया है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा आगे जाकर अपनी जर्नी में सोचते हैं क्या वो उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो उसके लिए एक दूसरा रूट दिया गया जिसको डायरेक्ट एंट्री रूट बोला जाता है। इस रूट में आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो एक परसेंटेज लिमिट डिसाइड की गई है। अगर आपने अदर देन कॉमर्स किसी और फील्ड में, किसी और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया गया है तो उसके लिए एक अलग परसेंटेज डिसाइड किया गया है और अगर आपने उतने अचीव किए हुए हैं तो आप सीए कोर्स में एंट्री ले सकते हो। अब बात करते हैं पर्सनल आंसर की कि इस बच्चे को सीए करना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर किसी बच्चे की आई फॉर डिटेल बहुत अच्छी है ना, आई फॉर डिटेल बहुत अच्छी है, उसको अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स में बड़ा मज़ा आता है, उसको फाइनेंस की दुनिया में बड़ा मज़ा आता है, तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बच्चा एक 4-5 साल का पीरियड अपनी पढ़ाई को देने को रेडी है, कंसिस्टेंटली देने को रेडी है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करने को रेडी है, तो मुझे लगता है उसको भी सीए करना चाहिए। ऐसा बोलना कि सीए बनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बट अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जिसके थ्रू आप आराम से सीए परस्यू कर सकते हो और बन भी सकते हो। ऐसा क्यों होता है, जो स्टूडेंट सीए की स्टडी कर रहा है उसे ऐसा लगता है कि सीए की स्टडी बहुत डिफिकल्ट है, एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज सीए की स्टडी बहुत डिफिकल्ट है? ऐसा ऐसा क्यों लगता है स्टूडेंट तो को? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि अगर बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सीए की स्टडीज़ डिफ़िकल्ट है, तो डेफ़िनेटली है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें बच्चे को झुठलाऊँगा नहीं। बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ना आप पहले हो और ना आप आखिरी हो जो कर रहे हो, ठीक है? आपसे पहले भी बहुत लोग सीए बने हुए हैं और आपके बाद भी बहुत लोग सीए बनते जाएँगे। इनफैक्ट आपके आस-पास बैठे हुए बच्चे भी सीए बनेंगे ही बनेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ये बोलना कि डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल सही बात है। अनअचीवेबल बोलना थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। तो मैं ये बोलूँगा कि बच्चे को अगर ये लग रहा है सी डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल है। बट फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड वे में एक राइट मेंटरशिप के अंदर पढ़ना चाहिए और बढ़िया तरीके से आप सीए बन सकते हो। सर, मिनिमम कितना समय लगता है सीए बनने के लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट्स दे सकता है सीए बनने के लिए? देखिए, अटेम्प्ट्स के ऊपर तो कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अगर आप देखोगे तो न्यूज़ आती है कि कुछ लोगों ने अपने 50s में सीए क्लियर किया, कुछ लोगों ने 60s में सीए क्लियर किया, क्योंकि बहुत ही इंस्पिरेशनल भी लगता है। अगर बात करें कि मिनिमम कितना समय लगता है, तो मिनिमम समय की अगर मैं बात करूँ तो एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। सीए फाउंडेशन में लगभग 4 महीने का स्टडी पीरियड दिया जाता है। 1 या 2 महीना और आप मान लीजिए पेपर देने से लेकर रिजल्ट आने तक का लगभग 6 महीने आप सीए फाउंडेशन के लिए मान के चलिए। इसके बाद 8 महीने का स्टडी पीरियड जो होता है, वो होता है लगभग सीए इंटरमीडिएट के लिए और लगभग 1 या 2 महीना और आप मान लीजिए एग्ज़ाम देना और रिजल्ट आने के लिए। तो लगभग 10 महीने वहाँ पे मान लीजिए, टोटल हो गए 16 मंथ्स। इसके बाद आपकी आर्टिकलशिप लगने में लगभग 1 से 2 महीना लग जाता है कई बार, तो 18 मंथ्स हो गया यहाँ पर। 2 साल की आर्टिकलशिप है, 24 मंथ्स मान के चलते हैं इसको, 24 मंथ्स की आर्टिकलशिप है, तो 24 प्लस 18 अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आकर 42 मंथ्स हो जाते हैं।
42 मंथ्स के बाद आपको 6 महीने का कंपल्सरी स्टडी पीरियड लीव लेना ही पड़ता है एज़ पर न्यू नॉर्म्स। तो वहाँ पर 48 मंथ्स हो जाते हैं और लगभग 1 से 2 महीना और आप मान लीजिए सीए फाइनल के पेपर देने में और रिजल्ट आने में। तो लगभग 50 मंथ्स यानी कि 4 साल कुछ 1-2 महीने, साढ़े 4 साल, 4 साढ़े 4 साल का इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बनते हो। किसी वजह से आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं तो उतना टाइम पीरियड इसमें ऐड होता जाता है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे लगभग 6 साल का समय लगा था सीए बनने में। आपके हिसाब से करंट सिनेरियो में सीए बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं ये बोलूँगा करंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है राइट नॉलेज, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करो सीए बनने के लिए क्या-क्या चाहिए मिल जाएगा। चैट जीपीटी पे सर्च करो मिल जाएगा, किसी भी फॉर्म में सर्च करो आपको नॉलेज मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको राइट सोर्स से नॉलेज लेना है, ठीक है? जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, ठीक है? कि आपका सिलेबस क्या है सीए का, तो हम कुछ भी बोले आप नहीं मानोगे। आप पता है किसकी बात मानोगे? आप इंस्टीट्यूट की बात मानोगे। उसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा कि जब आप सीए बनने के लिए, पढ़ने के लिए बोलते हो ना, तो राइट जगह से ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, उसको काट-छाँट के आपके लिए क्या सही है, वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि राइट इन्फॉर्मेशन इज़ द किंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी राइट इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पे फिर आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर हमने आज आपको बोला एक बच्चा हमारे सामने आया और उसको पता था कि उसको थ्योरी में डिफिकल्टी आती है, तो उसको मेंटरशिप थ्योरी के लिए चाहिए थी, ठीक है? तो अब अगर हम यहाँ पर बोले कि बच्चे जैसे अकाउंट्स पढ़ते हो ना लिख-लिख कर, वैसे ही थ्योरी पढ़ो लिख-लिख कर, शायद वो चीज़ सही ना हो। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा सीए बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज और कस्टमाइज्ड नॉलेज। आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या चीज़ काम करती है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं बट आपके लिए क्या सही है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीए बनने के लिए। जैसे कि आपने इंस्टीट्यूट और गाइडेंस की बात की, तो क्या कोचिंग जाकर ही बच्चा सीए की प्रिपरेशन कर सकता है या वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है? देखिए सर, इसमें मैं ये बोलूँगा कि बच्चा सेल्फ स्टडी ज़रूर कर सकता है। इनफैक्ट आजकल अगर मैं बात करूँ रिसेंट अपडेट्स की बात करूँ, तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी क्लासेस भी लॉन्च की हुई हैं, जो बच्चों के लिए शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। बहुत अच्छे-अच्छे मटेरियल्स, बहुत अच्छी समरीज़, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट सब कुछ लाया हुआ है। तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कहने का कि बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। इनफैक्ट पहले से भी बहुत अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो मैं यही बोलूँगा कि बच्चा ज़रूर अपनी खुद से पढ़ाई कर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बच्चे को गाइडेंस जो होता है ना, पर्सनलाइज़ गाइडेंस वो कहीं न कहीं मिसिंग होता है। सो उस बच्चे को कोचिंग जॉइन करनी चाहिए जिसको कहीं न कहीं पर्सनलाइज़ गाइडेंस की ज़रूरत है। उसको पता है कि उसको उससे एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें पर्सनलाइज़ गाइडेंस लगने वाला है। उसको कोई लिख कर बताए कि ऐसा अच्छा, ऐसे आंसर लिखने पड़ते हैं, उसके आंसर्स इवैल्यूएट करे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर आप कर सकते हो। क्योंकि हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप खुद से भी कर सकते हो। कोचिंग की ज़रूरत किसको है? जिसको ये पर्सनलाइज़्ड मेंटरशिप चाहिए होता है या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनको शायद फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है कि कोई और कोचिंग जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आराम से आप सीए बन भी सकते हो, आप पास भी हो सकते हो और आप एआईआर भी ला सकते हो सेल्फ स्टडी करके और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा खासा परफ़ॉर्म किया है सीए एग्ज़ाम्स के अंदर। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, एग्ज़ाम जैसे-जैसे करीब आने लगते हैं, उनको ओवरथिंकिंग होने लगती है, उनका टाइम मैनेज नहीं होता। वो बहुत कोशिश करते हैं अपने समय को मैनेज करने के लिए और वो डिमोटिवेट होते हैं कि उनका रिज़ल्ट क्या होगा? जी। तो वो अपने समय को कैसे मैनेज कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में? जी कि सर, सबसे पहले तो मैं इस बात पे बहुत हँसूँगा कि बच्चों को ओवरथिंकिंग करने का समय मिल रहा है। मुझे अपनी सीए जर्नी जितनी याद है, मुझे इतना याद है कि थिंकिंग करने का ये बड़ा लिमिटेड समय होता था। बहुत लिमिटेड समय होता था जिसमें आप को पढ़ाई भी करनी है, आपको स्ट्रैटेजी भी बनानी है, आपको एप्लीकेशन भी करना है। तो ओवरथिंकिंग करने का तो समय ही मिलना बड़ी बड़ी बात हो जाएगी सुनने में। परंतु अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, तो मैं ये बोलूँगा ओवरथिंकिंग करने का टाइम आपको सिर्फ़ तभी मिलता है, जब आप ना एक रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते हो। मुझे लगता है आपको एक रूटीन को फ़ॉलो करना चाहिए। रूटीन का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपके जो 24 घंटे हैं ना, वो कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपके 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अपना टाइम वेस्ट करेगा। टाइम वेस्ट मेरे हिसाब से कब होता है? जब आपको पता ही ना हो आपका टाइम कहाँ जा रहा है और अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उसको फिक्स कैसे करोगे ना? इसीलिए मुझे लगता है सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए अगर ओवरथिंकिंग रोकनी है या फिर टाइम मैनेजमेंट करना है, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम इन व्हाट मैनर? आपको सबसे पहले अपना एक लिस्ट बना लेना है कि आपके 24 घंटे जा कहाँ रहे हैं। बिफोर टेकिंग कंट्रोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जा कहाँ रहा है। और अगर आपको लग रहा है ना कि उसमें से वेस्टेज हो रहा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है जो ये देखे कि मैं 16 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ, वो फिर भी वेस्ट करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जितने बच्चों के साथ ये एक्सरसाइज किया है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें इम्प्रूवमेंट ना आया हो। क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि वो 16 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
तो मुझे लगता है सबसे पहले टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। आओ, एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि आप कितने बजे सोए, आप कितने बजे उठे, आप कितने बजे पढ़ने बैठे, आपने कितने बजे ब्रेक किया, आपने कितने बजे खाना खाया, आपने क्या किया। जब आपको पता चल जाएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे अपने आप इफेक्टिव स्टडीज पर आ जाते हैं, और जो नहीं आते हैं उनको फिर बात करनी चाहिए कि व्हाट इज स्टॉपिंग दैट। अब अगेन इससे बात करनी चाहिए, मेंटोर से बात करनी चाहिए। मेंटोर उनके घर पे भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हो सकते हैं, कजन्स भी हो सकते हैं, और हम जैसे टीचर्स भी हो सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अपने फेलियर से कैसे डील करे? पास हो गया है तो अच्छी बात है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फेल होते होंगे जी। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत कम की है या फिर वो उनमें कैपेबिलिटी नहीं है जी कि वो पास हो फाइन। बिल्कुल। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा मेहनत करता है, हर बच्चा चाहता है कि वो पास हो, है ना? बट कुछ बच्चे होते हैं जो बाय लक फेल हो जाते हैं। तो हर बच्चा ऐसा नहीं है कि पास होगा, बट जो बच्चा फेल हो जाता है वो कैसे फेलियर से डील कर सकता है? सर इसमें मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा सबसे पहले आपसे। जब आपने बोला कि हर बच्चा मेहनत करता है, हर बच्चा पास होना चाहता है, एग्रीड, 100% एग्री। बट हर बच्चा मेहनत करता है, ये बोलना थोड़ा-सा गड़बड़ होगा। क्योंकि चलिए एक बात के लिए मैं ये भी मान लूँगा कि हर बच्चा मेहनत करता है। बट हर बच्चा क्या रिक्वायर्ड लेवल की मेहनत करता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। अगर मैं बात करूँ आपसे कि मुझे आज टीचिंग करनी है, ठीक है? अब हमने बोला कि कुछ टीचर्स हैं जो कि बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही अच्छे लाइव सेशंस ले रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स बना रहे होते हैं, बिकॉज दे गॉट लकी। क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अच्छे तरीके से समय दिया, अपने नोट्स को समय दिया है, बच्चों को समय दिया है, अपनी स्किल्स को एनहांस करने पर समय दिया, तब जाके वो एक बहुत अच्छे टीचर बने। सिमिलरली मुझे लगता है बच्चों के साथ भी यही केस है। बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे फेलियर आया तो मैंने तो पूरी मेहनत की थी। नहीं, पहले ये देखो कहीं छूट गया था क्या कुछ? क्योंकि अगर कोई बच्चा पास हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व करता था पास होना। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर समबडी गॉट लकी, बट मुझे ऐसा लगता है कि 90% या मेजॉरिटी केसेस में बच्चा जो पास हो रहा है ना, वो डिज़र्व करता है पास होना। तो रेदर देन सेइंग कि मैंने भी मेहनत की थी, मैं पास नहीं हुआ, आपको ये देखना चाहिए कि उसने ऐसा क्या डिफरेंट किया था, जो आपने नहीं किया। से अगर हम अपने स्टूडेंट्स में बात करें, तो एग्ज़ाम्स का तरीका ही कुछ ऐसा है कि मेजॉरिटी बच्चे पास नहीं होंगे। बट जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, कई बार कुछ बच्चों के एफर्ट्स देखकर, कुछ बच्चों के स्ट्रक्चर्ड वे देखकर, कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस देखकर, कुछ बच्चों का ओवरऑल मैनेजमेंट देखकर हम लोग को पता होता है कि हाँ, ये बच्चा बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अ श्योरिटी, वी आर नॉट देयर टू जज। बट कहीं न कहीं ना वो बच्चे में मेहनत भी डिफरेंट होती है। तो मैं ये बोलूँगा कि फेलियर से डील करना है ना, तो सबसे पहले अपना 100% देना स्टार्ट करो। एज़ इट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी और से कंपेयर करो, बट आप ना अपना 100% देना स्टार्ट करो। अगर आप अपना 100% दे दोगे ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी रीज़न है कि आप पास नहीं कर पाओगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना 100% देना है, 90% नहीं, 95% नहीं, 99% नहीं, 100%। और 100% का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप 40% दे सकते थे, उस दिन आपने अपना अगर उतना दे दिया, तो बस वो 100% है आपका। बस ये ध्यान रखना कि आपको अपनी खुद की वीकनेसेस, अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, ठीक है? और अगर आप खुद से पता लगा सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं पता लगा सकते, टॉक टू योर मेंटोर्स। अच्छे से बात करो। अपने ब्रदर से सिस्टर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, लगे तो टीचर से बात करो, बट फ्रेंड से बात करो, बट अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ज़रूर आइडेंटिफाई करके रखो। और अगर आपने उस पे काम किया और 100% मेहनत करते रहते हैं ना, मुझे नहीं लगता फेलियर आने के चांसेस हैं। और अगर फिर भी फेलियर आता है, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। अगर मैं बात करूँ, आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट क्या मैं कभी फेल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता हूँ, 100%। अभी हम लोग ये चीज़ शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि 100% चलेगा? शायद नहीं भी चल सकता है, बट क्या उससे हम लोग का उत्साह कम होता है? बिल्कुल नहीं। तो फेलियर तो हर स्टेज पर आ सकता है, आप किसी भी स्टेज पे हो। आप बढ़िया तरीके से एसी रूम में बैठे होगे तो भी आपको फेलियर आ सकता है। हाउ डू यू डील विद इट, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सीए जर्नी में हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये सोच के चलिए कि आपको आगे बढ़ते चले जाना है। यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन। अगर आपको पता है कि फेलियर के बाद सक्सेस आती है, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। डू नॉट गेट स्टक, इट्स नॉट बैड टू फेल, व्हाट्स बैड इज़ टू गेट स्टक। तो वो ध्यान रखिए। सीए बनने के बाद क्या-क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर कोई सीए बनने के बाद कोई जॉब में जाना चाहता है, कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो क्या सीए डिग्री उसको स्टार्टअप में हेल्प करेगी? और देखिए सब, इस चीज़ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप सीए बनते हो ना, तो आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो सीए के लिए रिज़र्व्ड है, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पर जाकर आप कॉम्पीट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस करने का, ठीक है? प्रैक्टिस के अंदर आप इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात करते हो या फिर आप टैक्स ऑडिट की बात करते हो, तो पूरे इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया गया है।
तो प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है जहाँ पर आप ऑडिट के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप जॉब भी कर सकते हो। अब जॉब आप कहाँ कर सकते हो? जॉब आप कंपनीज़ में कर सकते हो, आप फर्म्स में कर सकते हो। बहुत सारी फर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत अच्छी जॉब ऑफर करती हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे काम भी कर रहे होते हैं। तो वो एक अच्छा हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि आप बिज़नेस में जा सकते हो। आप एक बिज़नेस को ज़ीरो से भी एस्टैब्लिश कर सकते हो और आप अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को भी जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा चौथा जो होता है, वो ये भी हो सकता है कि आप कुछ अनकन्वेंशनल पाथ पर जाओ जो कि ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी तक नहीं लिए हुए थे। जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन में देखा होगा, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आजकल। अगर आप बात करोगे टीचिंग फील्ड में, तो टीचिंग फील्ड में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है मुझे लगता है। टीचिंग भी करियर ऑप्शन है, करियर कंटेंट क्रिएशन भी करियर ऑप्शन है। आपने देखा होगा बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होते हैं, व्हिच इज़ अ टोटली डिफरेंट फील्ड, बट बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर। तो दैट इज़ बिकॉज़ दे हैव फॉलोड देयर पैशन। और मुझे ऐसा लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ज़्यादा करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आज आपको बात करूँ, मैं टीचिंग में हूँ और टीचिंग करते-करते क्या मुझे सीए डिग्री काम करती है? तो डेफिनिटली येस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वहाँ पर तो हेल्प हो ही जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर आपसे, तो मुझे अपने कंप्लायंसेस करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ऑफ कोर्स दैट इज़ माय चॉइस कि अगर हम किसी और फर्म के साथ टाई अप करना चाहते हैं अपने कंप्लायंसेस के लिए। बट अगर समझने की बात हो ना, तो आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई वोंट से एवरीथिंग, बट आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमें सीए करिकुलम में सिखाई गई है और हमें सीए आर्टिकलशिप के टाइम पर सिखाई गई है। तो आई अंडरस्टैंड कि ऑडिट्स कैसे होंगे, आई अंडरस्टैंड क्या रिटर्न्स फाइल करनी है हमें, आई अंडरस्टैंड कौन से रजिस्ट्रेशंस हमें लेने हैं, आई अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज माय फाइनेंसेस, आई अंडरस्टैंड कल को अगर हमें कहीं पर कुछ बिज़नेस ऑपरेशंस करने, तो उसके फाइनेंशियल और लीगल इम्पैक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प कर देती हैं इफ यू आर अ एंटरप्रेन्योर बट यू आर आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। सर मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन था। मैं आपको काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। जब आप ईवाई और केपीएमजी जैसी कंपनीज़ में काम कर रहे थे, इनफैक्ट फॉरेन में जॉब कर रहे थे, देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम टू इंडिया एंड स्टार्ट टीचिंग? देखिए सर, मैं आपको ये बोलूँगा, आपको पता है एक वो चाइनीज़ बैम्बू की स्टोरी है कि ना वो बीज लगाया जाता है, 5 साल तक कुछ नहीं होता है, 5 साल बाद अचानक से उठकर आने लगता है। वैसी कुछ जर्नी हमारी सीए में आने की, ठीक है? तो जब हम स्कूल में थे ना, स्कूल टाइम से हमें पढ़ाना बड़ा पसंद था। अपने आस-पास अपने दोस्तों को, जूनियर्स को पढ़ाना बड़ा पसंद था। आज भी हमारे बहुत सारे स्कूलमेट्स होंगे, जूनियर्स होंगे जो ये बता सकते हैं कि हमने उनको पढ़ाया था उस टाइम पर। ऑल्दो उस टाइम पर भी हमें फीडबैक मिलता था कि हम पढ़ाने में अच्छे, बट उस टाइम पे हम सीरियसली नहीं लेते थे। बट पढ़ाने का जो मन था वो उसी टाइम से था। जब हम सीए में आए थे ना, तो उस टाइम की नॉलेज के हिसाब से हमें पता ही नहीं था सीए में पढ़ाने का भी ऑप्शन होता है। सीए में एक टीचिंग एक प्रोफेशन हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। तो हमने वहीं पर वो प्लान ड्रॉप कर दिया था कि अब तो टीचर नहीं बन सकता, अब तो अपन सीए बनने वाला है। बट जब हमने अपनी सीए फाउंडेशन की क्लासेस देखी, अपने मेंटोर्स देखे, एंड आई बीन ब्लेस्ड विथ अमेजिंग मेंटोर्स थ्रू आउट माय जर्नी। हमने देखा कि सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और तब हमारे मन में आया कि अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी आप टीचिंग कर सकते हो। और वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई एकदम छोटे से बीज के रूप में कि हाँ, मैं सीए बनूँगा और फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा। ऑल्दो लगभग सेम टाइम पीरियड 4-5 साल के लिए वो सपना वहीं पर रहा जब तक सीए नहीं बन गए। सीए बनने के बाद आई बीन वेरी फॉर्च्यूनेट कि किसी किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, जैसा आपने बताया हमारी फॉरेन जॉब थी, किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से हमें कुछ टाइम इंडिया में रहना पड़ा और उस टाइम पे हमें पढ़ाने का मौका मिला। और जब हमने पढ़ाया, तो इस बार हमने और जुनून के साथ पढ़ाया और जब हमने पढ़ाया, तो हमें समझ आया कि ये सिर्फ़ हमारा इंटरेस्ट एरिया नहीं है, हम इसमें अच्छे भी हैं। क्योंकि जब हमें बच्चों से फीडबैक मिला, तब हमें लगा कि ये चीज़ सही में अच्छे से की जा सकती है, प्रोफ़ेशनली की जा सकती है। तब हमने प्लान बना लिया था कि हाँ, अब हमें ज़रूर पढ़ाना है। ऑल्दो फिर हम जॉब में गए क्योंकि उस टाइम तक हमारा माइंडसेट थोड़ा मिक्स्ड था कि अभी करना है कि नहीं, करना है ज़रूर, बट कब करना है ये पता नहीं था। तो जैसा एक छोटा मेंटालिटी हो सकती है, एक छोटी-सी मेंटालिटी हो सकती है जैसे कि जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, पैसे जोड़ूँगा और फिर उसके बाद कोचिंग लॉन्च करूँगा। वैसा करने का प्लान था, बट ड्यूरिंग माय जर्नी आई रियलाइज़ कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम, अभी कर लेना चाहिए। और फिर हम इंडिया वापस आए, हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला था और बहुत अच्छी बात है कि हमने उस समय पर फैसला ले लिया। इनफैक्ट हमारे एल्डर ब्रदर जो हैं, जो लगभग हमारे हर एक डिसीज़न में हमारे सपोर्ट करते हैं, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने हमें एक ही चीज़ बोली, उन्होंने बोला, "देख भाई, यू आर 24 एज़ ऑफ नाउ, ठीक है? जितना रिस्क लेना है ले ले। एक टाइम के बाद शायद रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर मन है तो आज ही कर लो।" और उनके इस सपोर्ट की वज़ह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और हमने तुरंत डिसीज़न लिया कि हम यहाँ पर आएँगे और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे।
जो कि बहुत ही बढ़िया डिसीजन साबित। सर आपको कभी डर नहीं लगा कि आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो, वेल सेटल्ड थे आप, जैसे कि आप हमारी बीच में बात भी हुई थी कि आप स्पोर्ट्स स्टार प्लान कर रहे थे। जी। बट आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपनी जॉब क्विट करके और आप अपना प्रोफ़ेशन जो है फ़ैशन फ़ॉलो करना चाहते हो? कभी एक माइंड में ख़्याल आया डिमोटिवेशन का कि यार अगर नहीं चला तो क्या होगा? सर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये ख़्याल रोज़ आता है और आज भी आना बंद नहीं होता है क्योंकि टीचिंग जो है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट माइंड के साथ डील कर रहे हो एंड आपको नहीं पता कि कौन-सी चीज़ अच्छी होगी, कौन-सी चीज़ बुरी होगी, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। आप प्योरली बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं सोच सकते व्हेन यू आर इंटू टीचिंग। ऑफ कोर्स बिज़नेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बट सिर्फ़ बिज़नेस के बारे में तो आप नहीं सोच सकते। तो आज भी ख़्याल आता है कि व्हाट इफ हम बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे बट बच्चों को पसंद नहीं आया तो? ऐसा हो सकता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हो बट जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं या जो हमें देख रहे हैं वीडियो पर उनको पसंद नहीं आ रहा। और मैं ये बताऊँगा सर टीचिंग में कुछ मैटर नहीं करता आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, ये मैटर करता है बच्चे को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए आज भी ख़्याल आता है। बट मैं आपको बताऊँ इसमें 2 एंगल्स हैं। पहला ये कि अगर सपोर्ट की बात की जाए तो मेरे सपोर्ट ग्रुप में मेरे एल्डर ब्रदर थे हमारे साथ, जो कि हमेशा सपोर्ट करते थे कि अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है आप ज़रूर कीजिए इस चीज़ को और राइट एज में कर लीजिए, अभी के अभी कर लीजिए, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। ऑल्दो ही इज़ क्वाइट पॉजिटिव अबाउट थिंग्स बट वो हमेशा ये बोलते थे किसी वजह से नहीं बोल आई एम देयर फॉर यू। वो हमें बहुत सपोर्ट करता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पर्सनली, तो हमें पर्सनली ऐसा पता है और हमें ऐसा लगता है और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि ये एक थॉट है, ये एक बिलीफ है हमारा कि अगर हम खड़े हैं और अगर हम पढ़ा रहे हैं और जिस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ वही पढ़ाएँगे जो हमें लगता है कि पूरे इंडिया में मैं ही बेस्ट पढ़ाऊँगा। अगर किसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ में अपना बेस्ट नहीं दे सकते, तो फिर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, उस चीज़ को आगे ही नहीं बढ़ाते। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, इसको मैं एरोगेंस नहीं बोलूँगा, ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे बहुत हेल्प करता है, सपोर्ट प्लस जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अगर हम खड़े और हम पढ़ा रहे हैं तो आई एम टीचिंग टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज़। आई विल नॉट मेबी टीच बेस्ट बट आई विल टीच टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज़। ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, टीचिंग में सर्वाइव करने की और आगे बढ़ने के लिए। अगेन एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। बिल्कुल। आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम द लैंड ऑफ लर्नर्स कैसे रखा? आपने कैसे डिसाइड किया कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम द लैंड ऑफ लर्नर्स होना चाहिए? सर इसकी 2 वजह थी। एक वजह बड़ी ही नॉर्मल है और एक वजह सही में स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक है, जो कि बिज़नेस करने में हेल्प करती है। तो पहली वजह ये है अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई भी टीचर है, ठीक है? और अगर उसको हमें अपने साथ जोड़ना है, ऑफ कोर्स अकेले तो नहीं पढ़ा सकते, टीचर्स को जोड़ना होगा। जब टीचर्स को जोड़ेंगे तो कोई भी अच्छा टीचर ऐसा क्यों चाहेगा, एक ह्यूमन स्टडी बताता हूँ, क्यों चाहेगा कि वो सुप्रीत अग्रवाल क्लासेस को प्रमोट करे? सुप्रीत अग्रवाल क्लासेस में हमारा पर्सनल नाम आ जाता, क्यों प्रमोट करे? सही बात है और मैं इसमें उनको गलत भी नहीं मानता। तो सबसे पहले कि न्यूट्रल नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसमें किसी का भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो, जो एक नाम न्यूट्रल हो, जिसमें सब लोग जुड़ना चाहें और आगे बढ़ना चाहें और उसको भी आगे बढ़ाना चाहें। और लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। तो इसलिए द लैंड ऑफ लर्नर्स जो नाम है, उसमें कहीं भी सी सुप्रीत अग्रवाल नहीं आता। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि नाम न्यूट्रल होना चाहिए, जिसमें आगे जाकर जितने भी अच्छे फैकल्टीज़ हैं, अगर उनको जोड़ना पड़े, तो कभी भी ऐसा ना हो कि नाम की वजह से नहीं जोड़ पा रहे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने स्टार्ट ज़रूर किया है कुछ ऑनलाइन सेशंस से सीए पढ़ाकर, बट हमें ऐसा लगता है कि हम एक टाइम के बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं एंड आई एम कंप्लीटली ओपन टू ऑल न्यू थिंग्स एज़ वेल। और जब हमें न्यू चीज़ें करनी है, तो नाम भी ऐसा होना चाहिए जो न्यू चीज़ों को सपोर्ट करे। तो द लैंड ऑफ लर्नर्स नाम रखने के पीछे का रीज़न है, ये सीखने वालों की दुनिया है। यहाँ पर सीखने वालों के हिसाब से काम किया जाएगा और कल को मुझे लगता है ना अगर कि सीखने वालों को कुछ नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर द लैंड ऑफ लर्नर्स में ज़रूर लॉन्च की जाएगी। और जब वो लॉन्च की जाएगी, तो नाम मुझे नहीं रोकना चाहिए और इस वजह से द लैंड ऑफ लर्नर्स नाम रखा गया क्योंकि जो सीखने वालों को सीखना होगा, वो द लैंड ऑफ लर्नर्स इस समय के बाद सिखाने का ज़रूर प्रयास करेगी। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें हम मानते हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं और बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे। बट जैसे-जैसे हमारे नॉलेज में चीज़ें आती जाएँगी कि बच्चों को अब इस चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग उस चीज़ को भी ज़रूर-ज़रूर लॉन्च करते जाएँगे। सर आप अपना इंस्टीट्यूट द लैंड ऑफ लर्नर्स अकेले हैंडल करते हैं या आपके साथ आपकी टीम भी है? अ, तो सर इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि टीम है और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा मैं मैनेज ही करता हूँ। अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ीक्यूशन की बात करेंगे ना, तो वहाँ पर टीम ही काम कर रही होती है एंड वी हैव अ वेरी एफिशिएंट टीम। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बट अगर हम बात करें कि
मेन लीड कौन करते हैं टीम को, तो हमारे साथ-साथ शोभित परोवा सर भी हैं, जो कि टीम को लीड करने में हमारी हेल्प करते हैं। शोभित परोवा सर सीए भी हैं, सीएमए भी हैं और वो हमारे पार्टनर भी हैं द लैंड ऑफ लर्नर्स में। तो हम लोग मिलकर द लैंड ऑफ लर्नर्स चलाते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करने में, उसको प्रॉपर्ली प्लान करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में शोभित सर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जभी भी आप द लैंड ऑफ लर्नर्स की बात करेंगे, तो हमारे साथ-साथ शोभित परोवा सर का भी इक्वली उसमें पार्टिसिपेशन होता है, हर एक काम को करने में। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, तो एग्जीक्यूशन टीम भी है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को ग्राउंड लेवल पर अप्लाई करती है, बच्चों से टच में रहती है, टाइम टू टाइम उनके क्वेरीज़ को सुनते हैं और रिज़ॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट मैं ये तक बोल सकता हूँ कि द लैंड ऑफ लर्नर्स में जो उसकी टीम है, अगर वो ना हो तो द लैंड ऑफ लर्नर्स चल ही नहीं सकता। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीए स्टूडेंट्स को ऐसी क्या टिप्स और गाइडेंस देंगे जो कि उनकी जर्नी को आसान बनाए और उनकी जर्नी में हेल्प करे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ, उससे आपकी जर्नी आसान बिल्कुल नहीं होने वाली है। और इस सवाल का जवाब मैं कैमरे पे देखकर देना चाहूँगा, तो क्योंकि ये बात सीधा-सीधा बच्चों को समझनी है, ठीक है? तो बच्चों, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अपनी जर्नी को आसान बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, अपनी जर्नी को वर्थवाइल बनाने का प्रयास करें। वर्थवाइल मतलब कैसे होता है? अगर मैं आपको अपनी सीए जर्नी किसी दिन बताऊँगा, तो मैं आपको ये बता पाऊँगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं थी, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी और कई कई बार तो ऐसा लगा था कि बस यहीं पर रुक जाना चाहिए। बट अगर मैं आगे बढ़ूँ, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपनी सीए जर्नी को बिल्कुल भी आसान ना बनाएँ, वर्थवाइल बनाएँ और वर्थवाइल बनाने के लिए क्या है, पूरे एक-एक स्टेप को भरपूर तरीके से जिएँ। आपने सीए फाउंडेशन की जो क्लासेस की है ना, जब आप आगे बढ़ोगे तो आप ये देख पाओगे कि ये सीए फाउंडेशन की क्लासेस आपके लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहने वाली है। जब आप सीए इंटर की बात करोगे, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अलग मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं आपको बताऊँगा सर, हमारी सीए इंटर की क्लासेस जो थी, वो लगभग 12 घंटे की क्लासेस होती थी। आधा 1 घंटा जाना-आना सब अलग क्लासेस होती थी, उसके बाद होमवर्क होता था। उस टाइम पे लगता था कि इससे बड़ा स्ट्रेस तो जीवन में आ ही नहीं सकता। बट आज अगर मैं पलट कर देखता हूँ ना, मैंने अपने सबसे अच्छे जो मोमेंट्स बोल सकता हूँ, वो इसी जर्नी में जिए हैं। अगर सीए फाइनल की बात कहूँ, तो वहाँ पर एक अलग बैटल था कि आपने आर्टिकलशिप भी मैनेज करनी है, आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हो सकते हैं जो आपको मैनेज करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इतना लंबा पीरियड होता है ना 2 से 3 साल का। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आसान बनाने के पीछे ना भागें, वर्थ-वाइल बनाएँ और आप ये ध्यान रखो कि जब आप सीए बने, तो आपके मन में अगर रिग्रेट रहे भी, तो वो इस बात का रहे कि आपने अपनी चॉइसेस जो है, वो बहुत बढ़िया तरीके से बनाई, शायद थोड़ा-सा फन भी लूज़ आउट किया, बट आपकी जो चॉइसेस थी वो बहुत ही बढ़िया थी और आपने एक बहुत मेमोरेबल जर्नी की है। क्योंकि जब आप किसी भी नए स्टूडेंट से बात करोगे ना सीए बनने के बाद, बहुत सारे बच्चे आपसे बात करेंगे, कोई भी सीए हो, नॉट जस्ट एज़ अ टीचर, कोई भी सीए हो, उसके पास ज़रूर बच्चे पहुँचते होंगे ये देखने के लिए और ये पूछने के लिए कि सर आपकी सीए जर्नी कैसी रही? आप सीए बन गए हो, अब आपको कैसा लग रहा है? तो आपके मन से ये ना निकले कि यार सीए बनने के चक्कर में ना टाइम बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया मैंने अपनी लाइफ के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सीए बन रहे हो, तो आपको देखकर और लोगों को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए सीए बनने की। वो आपको उस लेवल पर देख पाएँ, उस लेवल की खुशी पर भी देख पाएँ, ना ना कि सिर्फ सक्सेसफुल होने पर, बट एक खुशी के लेवल पर भी अगर देखें, तो उनको आपको देखकर फ़ील आना चाहिए कि जो सीए प्रोफ़ेशन है ना, वो बहुत ही बढ़िया प्रोफ़ेशन है। तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें सिर्फ बच्चों का नहीं है, हम लोगों को भी ध्यान रखना है एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हम लोग भी आस-पास इस चीज़ को याद रखें कि जब हम लोग सीए बनकर कहीं पर जा रहे हैं, तो हम लोग सीए ब्रांड की भी इमेज कैरी कर रहे हैं। और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि सही लोगों से गाइडेंस लें, सही मेंटर से मिलें, तो उनकी जो जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा वर्थवाइल रहेगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो सीए स्टूडेंट हैं या जो सीए की तैयारी करना चाहते हैं, आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया और आप सीए सुप्रीत अग्रवाल सर से पढ़ना चाहते हो, तो द लैंड ऑफ लर्नर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। अब अरविंद जी, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन मेरा है, ठीक है? आपने पॉडकास्ट के दौरान एक चीज़ बोली कि आप मुझे बहुत समय से जानते हैं, जब मैं सीए कर रहा था तब से जानते हैं, उसके बाद से जानते हैं। आप बताइए ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आज आपको नहीं पता चली और आपको लगा कि हाँ, ये कुछ डिफरेंट नया निकल कर आया? पर्सनली मैं बताऊँ, जब भी मैं आपसे मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि आप एक अच्छे पर्सन तो हो ही, बट आप पढ़ाते कितना अच्छा हो ये हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी, क्योंकि मैंने आज जब क्लासेस में बच्चों से जब बात की तो सभी ने बताया सर बहुत इंटरेस्टिंग भी पढ़ाते हैं। सर का तरीका जो होता है वो थोड़ा-सा फ़नी वे में भी होता है पढ़ाने का और समझाने का तरीका भी। फिर मुझे ये और जानने की क्यूरियोसिटी होती थी कि सर से कभी ना कभी तो पर्सनली बात करूँगा मैं इस टॉपिक में। बट आज आपसे बात करके ये समझ में आया कि आपका कितना स्ट्रक्चर्ड पढ़ाने का तरीका होगा, ये क्लियर हो गया मुझे।
थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया।